पुलवामा हमले के ठीक 20 दिन के बाद आज जम्मू में दहशतगर्दाना हमला हुआ। दिन दहाड़े ग्रेनेड अटैक से जम्मू को दहलाने की कोशिश हुई। इस हमले में एक शख्स की मौत हुई और 33 लोग इसमें जख्मी हुए हैं। कई की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। जम्मू बस स्टैंड ब्लास्ट मामले में पुलिस ने ग्रेनेड फेंककर भागने वाले मुश्तबा मिलिटेंट को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़ा गया मिलिटेंट कुलगांव का रहने वाला है। उसका नाम यासिर भट्ट है और उसके वालिद का नाम जावेद भट्ट है। पुलिस तहकीकात में यासिर ने यह इंकशाफ किया है कि उसने हिजबुल मुजाहिदीन के डिस्ट्रिक्ट कमांडर के कहने पर इस वारदात को अंजाम दिया। आपको हम ये बता दें कि वारदात को अंजाम देने के बाद मिलिटेंट यासिर भट्ट बस में बैठकर भागने की फिराक में था, लेकिन पुलिस ने उसे धर दबोचा। आज इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे और इसी मुद्दे पर बहस होगी कि क्या वादी के बाद दहशतगर्दों के निशाने पर अब जम्मू है। और इसी से जुड़े हमारे सवाल हैं वो आपके सामने हम रखना चाहते हैं कि पाकिस्तानी साजिश से कितने और धमाके, आतंकिस्तान के इशारे पर जम्मू है निशाने पर। और हमारा अगला सवाल है कि कश्मीर के बाद क्या अब दहशतगर्दों के निशाने पर जम्मू है। पुलवामा के 21 दिन के बाद फिर से नापाक साजिश की ये कोशिश। और हमारा आखिरी सवाल कि ऑपरेशन ऑल आउट से बौखला का दहशतगर्द क्या अब आम लोगों को निशाना बनाएंगे। तो ये वो अहम सवाल हैं जो हम अपने इस प्रोग्राम के जरिए पूछेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो हमला किया गया है इसके पीछे क्या साजिश हो सकती है, क्या मकसद हो सकता है, किस तरह से जम्मू और कश्मीर को क्या बांटने की कोशिश भी की जा रही है। इस पर बात करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। इनका तारुफ मैं आपसे कराना चाहूंगी। मेरे साथ एनपी सिंह साहब जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। इसके साथ ही अनुराग वर्मा साहब मेरे साथ हैं सीनियर जर्नलिस्ट के तौर पर। इसके साथ ही प्रोफेसर देवराज जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट। और अब से कुछ ही देर में बीजेपी के लीडर यासिर जिलानी साहब भी मेरे साथ जुड़ेंगे। आप और मेरे रिपोर्टर जम्मू से जुड़ गए हैं। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत इस्तकबाल है इस प्रोग्राम में। और सबसे पहले मेरा सवाल अपने जम्मू रिपोर्टर से है। मैं आपसे जानना चाहती हूं कि फिलहाल मुझे बताइए कि क्या कुछ पुलिस की तरफ से कहा गया है और फिलहाल जम्मू का माहौल किस तरह का बना हुआ है इस ब्लास्ट के बाद। प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने की और उसमें उसने बताया, पुलिस के आईजी मनीष सिन्हा जो है उन्होंने बताया कि किस तरह से जो है इस घटना के तुरंत बाद जो है एक सीसीटीवी जो है उसका ग्रैब लेके जो है जो सस्पेक्टेड उसमें दिख रहा था उसकी इमेजेस जो थी, उसकी फोटोग्राफ जो थी, तमाम पुलिस के जो आउटगोइंग जो है जम्मू से जाने वाले रास्ते थे वहां पे जो है पुलिस नाके जो लगाए गए थे वहां पे भिजवा दी गई थी। और एक पुलिस नाका जो था जो जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पे बन टोल प्लाजा एक जगह आती है, उस नाके के ऊपर जो है ये सस्पेक्ट जो है लड़का जो है ये यासिर जो मिलिटेंट था ये जो है उसमें दिखा गया। और उसके बाद पुलिस ने जब इसको पूछताछ इससे की तो ये जो है आनाकानी कुछ करने लगा तो पुलिस को और शक गहरा गया। और पुलिस ने उसके बाद जब इसकी इंटरोगेशन की उसी समय तो इसने जो है माना कि ये जो है कुलगाम का रहने वाला और कुलगाम के ही एक डिस्ट्रिक्ट कमांडर जो थे, डिस्ट्रिक्ट कमांडर जो कुलगाम में जो हिजबुल मुजाहिदीन का था उसने जो है इसको जो ये टास्क दिया था कि जम्मू में भीड़ वाली जगह जो होगी वहां पे ये ब्लास्ट करना है, चाहे वो रिलीजियस प्लेस हो चाहे कुछ हो, कोई जगह हो। तो ये जो है आज सुबह ही कुलगाम से जो है यहाँ जो है जम्मू बस स्टैंड पे पहुंचा था और उसके बाद इसने जो है वहाँ उस समय काफी भीड़ थी तो उस भीड़ को देखते हुए इसने जो है ये ग्रेनेड इसमें जो है इसने थ्रो कर दिया और जिसमें जो है काफी लोग जो है 30 से ज्यादा लोग इसी बस स्टैंड पर ये तीसरी बार इस तरह का ये हमला हुआ है। पहली बार जब हुआ था तब कोई नुकसान नहीं हुआ था, दूसरी बार तब हुआ था जब 2 पुलिस वाले इसमें जख्मी हुए थे। और अब की बार ऐसा लग रहा है कि पूरी प्लानिंग के साथ इसको किया गया और बड़ा टारगेट इसमें ढूंढा गया और यही वजह रही कि इसमें एक शख्स की मौत हो गई है, बड़े पैमाने पर लोग जख्मी हैं। मैं आपसे जानना चाहती हूँ जख्मियों की हालत फिलहाल किस तरह की है और क्या लोगों को यह भी लग रहा है कि जम्मू कश्मीर को एक तरह से बांटने की साजिश भी हो सकती है और जो दहशतगर्द है उनकी बौखलाहट भी हो सकती है। ये देखिए जख्मियों की हालत अगर बात करें तो उसमें जो है 3 लोग जो हैं अभी भी जो है उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। इसके अलावा जो है 32 लोग जो हैं टोटल जख्मी है जिसमें 3 की हालत नाजुक है, एक की जो है मौत हो चुकी है। हालांकि अगर हम ये बात करें कि आतंकियों के निशाने पे, मिलिटेंट्स के निशाने पे जम्मू
जो है हमेशा से रहा है। और जम्मू का, चूंकि अगर हम पिछले साल 1.5 साल की बात करें तो जम्मू में जितने भी मिलिटेंट्स अटैक हुए हैं वो सारे के सारे जो है उनके तार पाकिस्तान के साथ जुड़े थे, क्योंकि सांबा कठुआ 2 बेल्ट ऐसी हैं जो इंटरनेशनल बॉर्डर से यहाँ पे क्रॉसिंग होती है और मिलिटेंट्स यहाँ से क्रॉस करके कश्मीर घाटी को जाते हैं। तो इस समय अगर हम सुंजमा मिलिट्री स्टेशन अटैक की बात करें, नगरोटा मिलिट्री स्टेशन अटैक की बात करें, या फिर हम झज्जर कोटली की अटैक की बात करें, सारे अटैक जो हैं इनके तार जो थे पाकिस्तान से लेकर कश्मीर घाटी तक जुड़े हुए थे। और ये जो है, क्योंकि पिछले दिनों से जिस तरीके से प्रेशर जो है कश्मीर घाटी में मिलिटेंट्स के ऊपर बढ़ रहा है, और ये जिस किस्म का ये टास्क दिया गया है कि तुमने खाली ग्रेनेड थ्रो करना है और उसके बाद वापस आ जाना है, ये टास्क अपने आप में काफी खतरनाक लगता है। हालांकि पुलिस एजेंसी जो उसको इंटेरोगेट कर रही है वो सारे तार जो हैं आपस में जोड़ के देखेंगी कि इनका फर्दर प्लान क्या हो सकता है और जम्मू में इनके क्या कोई ओवरग्राउंड वर्कर हैं या स्लीपर सेल इनके, जो क्योंकि जो पिछले दिनों से सूचनाएं मिल रही थी उसके मुताबिक कुछ स्लीपर सेल्स भी यहाँ पे एक्टिव हैं जो कि ऐसे लोगों की मदद करते हैं। क्योंकि 6 महीने के लिए जम्मू में जो है ऑफिस रहते हैं, दरबार जम्मू में पहुंच जाता है, तो इसमें जो है कि काफी लोगों को आना जाना होता है और उस सारे ग्रैब के अंदर ये लोग आ सकते हैं। तो इन सारी चीजों को देखते हुए पुलिस सारे मामलों की इसमें जांच की जा रही है, सुरक्षा एजेंसियों का भी है, क्योंकि जो पुलिस का कहना है कि ये आदमी जो है ग्रेनेड जो है कुलगाम से लेके जम्मू तक आया था और जम्मू में आके इसने ग्रेनेड फेंका। अभी तक तो इसने इसी बात को कबूला है कि एक ही ग्रेनेड ये लेके आया था और इसका टास्क जो था भीड़ वाली जगह पे नुकसान करना था, लोगों को मारना था, चाहे वो किसी भी मजहब की हो। तो जाहिर सी बात है कि इसका जो है धार्मिक सौहार्द जो जहाँ पे जम्मू जो आपसी जो भाईचारा है जम्मू का, वो जो है उसको जो है बिगाड़ने की इसकी कोशिश थी। हालांकि इसमें जो लोग जख्मी हुए हैं उसमें कश्मीर के भी 10,000 लोग जो हैं जख्मी हुए हैं, 10 लोग जख्मी जो हुए हैं उसमें जम्मू के भी लोग हैं। तो दोनों खित्तों के लोग जो हैं उसमें जख्मी हुए हैं। पर मिलिटेंट्स का कोई जैसे धर्म नहीं होता, तो मिलिटेंट्स जो हैं उनका सिर्फ खास मकसद यही था कि किसी तरीके से जम्मू का जो एटमॉस्फेयर है उसको बिगाड़ा जाए, जम्मू का माहौल खराब किया जाए, क्योंकि चुनाव भी अब आने वाले हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं इन कड़ियों को जो है पुलिस आपस में मिलाकर जोड़ के देख रही है। जी, आप हमारे साथ बने रहे राजू, और मेरे साथ तमाम मेहमान भी जुड़े हुए हैं। मैं शुरुआत एनपी सिंह साहब आपसे करना चाहूंगी। जब आप इस ग्रेनेड अटैक को देखते हैं तो आप किस तरह से इसको देखते हैं? क्या इसमें भी कोई इंटरनेशनल साजिश आपको लगती है कि किस तरह से अब कश्मीर के बाद जम्मू को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है, या फिर जिस तरह से हम देखें हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज जो हैं उनका ऑपरेशन ऑल आउट पार्ट 1 पहले चला, अब पार्ट 2 चल रहा है, लगातार दहशतगर्दों को निशाना बनाया जा रहा है, उनका खात्मा किया जा रहा है, तो ये बौखलाहट आप देखते हैं? जी बुशरा, बिल्कुल। ये जो आतंकवादी और जो हमला हुआ है, जो ग्रेनेड फेंका गया है, ये एक बड़ी साजिश का ही एक हिस्सा है। जो साजिश, अंतर्राष्ट्रीय साजिश, जो पाकिस्तान में बेस्ड हमारे आतंकवादी ग्रुप हैं और हमारे देश में अस्थिरता और भय का माहौल और आतंक का माहौल फैलाने के लिए जो इतने सक्रिय हैं, अब एक बहुत डर का माहौल, एक बौखलाहट, वो सारी चीजें इस समय उनके मन में है। और उसी बौखलाहट का नतीजा है कि एक पर्सन जो अभी तक उसने जो कबूला है कि वो श्रीनगर से या कुलगांव से चल के और अपने साथ एक ग्रेनेड लेके और एक भीड़ भाड़ जैसी जगह में जम्मू में आके मार के और भागना था। तो ये सब जिस तरह की उनकी जो सोच रही है, जो जिस तरह से वो अंजाम देते आए हैं, उनका मकसद ही पब्लिक में अफरा तफरी और अस्थिरता फैलाना, और जो उनके आगाएं बैठे हुए हैं पाकिस्तान में, अब वहां भी इतनी बौखलाहट है। पाकिस्तान किस तरह से, पाकिस्तान के अंदर जितने भी आतंकवादी गुट हैं जो बैठे हुए हैं जी, और जो इतने दबाव में हैं, वहां दबाव इस टाइम अंतर्राष्ट्रीय दबाव है, भारत से आक्रमण का दबाव है, पूरा विश्व समर्थन दे रहा है, उसी का एक हिस्सा है। और ये चाहते हैं कि देश में स्थिरता फैलाई जाए। जी, लेकिन क्या आपको लग रहा है कि इसके साथ साथ कहीं एक डिवाइड करने की भी कोशिश है इसको? क्योंकि कश्मीर से अगर जम्मू में ये टारगेट शिफ्ट होता है और इस तरह से भीड़ भाड़ वाले इलाके में हैंड ग्रेनेड जो है वो फेंका जाता है और टारगेट ये होता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को नुकसान पहुंचाया जाए, तो क्या आपको लग रहा है कि एक तरह से जम्मू में दहशत फैलाने की कोशिश के मकसद से ये किया गया है और एक डिवाइड का मकसद भी हो सकता है इसके पीछे? बिल्कुल बिल्कुल, मकसद बिल्कुल क्लियर है, और डिवाइड करना और सोसाइटी को, लोगों को आपस में और रीजन के हिसाब से भी, कि जम्मू रीजन में काफी टाइम से थोड़ी शांति थी, इस तरह की अभी कोई वारदात हुई नहीं थी, तो बिल्कुल वो आपस में लोगों को
ये करना चाहते हैं, डिवाइड करना चाहते हैं, ये उसी का पार्ट है, उसी का हिस्सा है। जी, अनुराग वर्मा साहब, आप किस तरह से इसको देख रहे हैं? जिस तरह से शिफ्ट हुआ है, अगर हम बात करते हैं कश्मीर से, पहले हमने देखा कि साउथ से नॉर्थ कश्मीर की तरफ जो है मिलिटेंसी शिफ्ट हुई है। हमने देखा है कि नॉर्थ में बहुत ज्यादा, अब जिस तरह की मिलिटेंसी की वारदातें हैं उधर से बहुत ज्यादा आ रही हैं। अब हम ये देख रहे हैं कि जम्मू को टारगेट किया गया है, और ये बस स्टैंड जो है जिस पर ये आज ग्रेनेड हमला किया गया है, जिस बस स्टैंड पर, ये तीसरी बार है। तो क्या किसी तरह से आप इसको कोई सिक्योरिटी की चूक के तौर पर भी देखते हैं? देखिए, सिक्योरिटी की चूक से ज्यादा बड़ी आप ये कह सकते हैं इंटेलिजेंस की चूक। और दूसरी चीज क्या है कि अगर आप इस पूरे घटनाक्रम को देखें तो ये कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि इस पर्टिकुलर जो वर्ग है जो आतंकवादियों का, उसमें कितना डर का या टेरर जो है वो उसे क्या एक डिफरेंट टाइप की एक उनके अंदर एक भय है। अब जिस तरह से वैली में सिक्योरिटी है, जिस तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस लगी हुई हैं, वहां कोई घटना उन्हें अंजाम देने में मुश्किल लगा, तो वो उन्होंने टारगेट जम्मू का किया। फिर जम्मू को टारगेट करने से एक चीज आपने अभी हमारे सहयोगी ने पहले भी बोली कि वहां की जो सांप्रदायिक सौहार्द है, अच्छा, इस पूरे जो हमारी सर्जिकल स्ट्राइक 2.0 हुआ, उसमें एक चीज देखने को मिली कि देश के अंदर ऐसे मामलों में कम से कम पूरा सांप्रदायिक सद्भाव है और सभी संप्रदाय मिलके इस समस्या से दो चार, जाहिर सी बात है, मुल्क की बात आती है तो सब एक हो जाते हैं। फिर तो उसको कहीं ना कहीं बिगाड़ने की कोशिश भी ये है कि वहां पे जहां पे दोनों जो है, पहले भी रहा हुआ है ऐसा कि वहां पे आपस में की हार्मनी खराब हुई है, तो उसको कहीं ना कहीं बिगाड़ने की भी साजिश हो सकती है। जी, प्रोफेसर देवराज, आप से मैं जानना चाहूंगी कि हमने देखा कि पुलवामा जब हुआ उसके बाद हमने देखा कि सबसे पहले अगर कहीं पर कम्युनल टेंशन हुई थी तो वो जम्मू था, और वहां पर हमने देखा बाकायदा पत्थरबाजी भी हुई, एक दूसरे को पत्थर फेंके गए, गाड़ियां तोड़ी गई, जलाई गई, काफी टेंस्ड वहां पर माहौल था, यहां तक कि कर्फ्यू तक लगा दिया गया था। क्या आप इसको इससे कहीं से जुड़ता हुआ पाते हैं? क्या आपको लगता है कि एक बदले की एक को लेकर कुछ ये किया गया हो, ऐसा कुछ आपको लगता है इसमें? देखिए, ये जो घटनाएं जो हो रही हैं, जो भी अटैक हो रहे हैं, इसको हम दो तरह से देखेंगे। दो इसके परिप्रेक्ष्य हैं जी। एक तो पाकिस्तान का है, दूसरा आतंकवादी संगठनों का है। तो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर अगर हम देखें तो दोनों ही आतंकवादी संगठन और पाकिस्तान का जो संरक्षण जो मिलता था वो पूरी तरह से नाकाम हो चुका है। तो इस स्थिति में ये जो संगठन है, आप ये पूरी तरह से इनसिक्योर फील कर रहे हैं और इन्हें अपने लोगों में विश्वास भी जीतना है। इसलिए भारत में क्या है कि इस तरह से माहौल बनाए, सब एकजुट हैं। तो उस स्थिति में यहाँ पर कैसे अशांति फैलाई जाए और किस तरह से वो अपने मंसूबों पे सफल हों। तो इस कड़ी में ये जो एक इंटरनेशनल लेवल पर जो भारत को पहली बार एक जो रिकॉग्निशन मिली, सभी का समर्थन मिला, ये पहली बार हुआ है कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ सारे लोग एकजुट होकर भारत का समर्थन कर दिए। उस विदेश नीति में ये एक बड़ा देखने को मिला है आज तक के। तो इस कड़ी में ही अब ये पाकिस्तान में जो सरकार है वो भी अब चिंतित है। अब ये दिखाना चाह रहे हैं कि हमारे लोग नहीं है, हम वहीं के लोग अब ये करें, इंडिया में ही इंडिया के लोग करें। तो उस तरह क्योंकि सवाल ये उठाया था कि ये सोचना चाहिए आपको कि क्यों 20-21 साल का लड़का जो है वो खुदकुश हमलावर बन रहा है। ये हिंदुस्तान को सोचने वाली बात है, इमरान खान ने बोला था। ये इंडिया में ही दिखाना चाह रहे हैं कि हम नहीं, हमारे यहाँ नहीं। इस तरह से इनकी कोशिश है। तो यहाँ पर जैसे वो पुलवामा का जो अटैक हुआ, उसमें यहाँ पर सुसाइड, हम जिस तरह से बम तैयार किए गए उस तरह से हम उसको कहेंगे जो घटना घटी। तो यहीं के लोगों को आप ट्रेनिंग दें, यहीं के लोगों का मसाला हो, जो भी मतलब मकसद आपका हो लेकिन लोग आपके ना हो, लोग आप बाहर से लें, आइडिया उनका जी जी, यानी वो यहाँ पर पूरी तरह से अपना नेटवर्क बनाने की कोशिश है और ये इसमें विफल हुए हैं। तो इस कड़ी में इंडिया को ये किस तरह से इनको अनसर्टेनिटी की जाए और किस तरह से यहाँ पर किस तरह से डिवाइड किया जाए, इस सब की ये पूरी कोशिश है। राजू मेरे साथ बने हुए हैं, राजू को कहीं जाना है तो इसीलिए मैं उनके पास जाना चाहूंगी। राजू, मुझे बताइए कि जम्मू की खास तौर पर हम बात करते हैं, जम्मू जाना जाता है सांप्रदायिक सौहार्द के लिए और ये भी माना जाता है कि वहां पर न जाने ऐसे कितने मंदिर हैं जिनकी देखभाल जो है वहां के मुसलमान करते हैं। तो इस तरह से जम्मू को जाना जाता है। हमने देखा कि पुलवामा हुआ, उसके बाद वहां पर कम्युनल टेंशन हुई और अब इस तरह से एक हैंड ग्रेनेड फेंका गया है और वहां पर हमला किया गया है। जम्मू के लोग
इसको किस तरह से देख रहे हैं, उनका क्या रिएक्शन है इन तमाम चीजों को लेकर? देखिए, पुलवामा हमला हुआ तो उसके बाद भी जो है कुछ शरारती तत्व जो यहाँ मौजूद थे, जो उस समय जो है जिन लोकेलिटीज़ में हंगामा हुआ उन लोकेलिटीज़ में कुछ शरारती तत्व मौजूद थे जिन्होंने देश विरोधी नारे लगाए और उसके बाद से हालात जो है वो खराब हुए और कर्फ्यू लगाना पड़ा प्रशासन को। और उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए चूंकि उसमें वो कामयाब नहीं हुए, प्रशासन ने समय रहते अकलमंदी दिखाते हुए जितना भी वायलेंस हुआ था उसको कंट्रोल कर लिया और उसके बाद जो है शांति बनी, जम्मू में पीस जो है बहाल हो गया। अब उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए इस तरीके की ये एक साजिश थी कि जम्मू में किसी भी जगह पे, चाहे वो धार्मिक स्थल हो, चाहे वो कोई और ऐसी जगह हो, वहाँ पे ये ग्रेनेड अटैक किया जाए और उसके बाद जो है फिर यहाँ जम्मू में जो है कम्युनल हार्मनी जो बनी रही है उसको जो है नुकसान पहुंचाया जाए और जम्मू में दोनों तबके आपस में लड़ें और जिसका फायदा जो है दिखाया जाए कि जम्मू भी जो है अब डिस्टर्ब हो चुका है। लेकिन इस हमले के बाद, इस अटैक के बाद जम्मू में दोनों कम्युनिटीज के लोगों ने बड़ा संयम बताया और एकजुट होकर वो सामने निकले। कोई ऐसी बवाल नहीं हुआ, कोई ऐसी नारेबाजी नहीं हुई। इक्का दुक्का जो नारेबाजी हुई वो भी पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे ही लगे, वो भारत के खिलाफ नारे नहीं लगे। यानी कि दोनों कम्युनिटी के लोग, और जिस जगह पे ये ब्लास्ट हुआ वहां पे उसके साथ ही जो है जो दूसरी तरफ जो है ये फ्रूट जूस की दुकान के पीछे जो है वो मुस्लिम ढाबे हैं वहां पे, तो कहीं पे कोई किसी के ऐसी कोई बात नहीं हुई कि उन ढाबों में किसी ने कोई नुकसान पहुंचाया हो, कि उसके लिए किसी को जिम्मेवार ठहराया हो। ये मिलिटेंट्स ऑर्गेनाइजेशन का जो प्लान था वो फेल हो गया था और इसी प्लान को जो है जब वो लड़का पकड़ा गया, जो मिलिटेंट जो था, जिसको सॉरी मैं लड़का बोल गया, जो आतंकी जो पकड़ा गया, जहां से पकड़ा गया, तो उसके बाद जो है उसने सीधा सीधा कहा कि उसको ये कहा, टास्क दिया गया था कि वो जो है भीड़ भाड़ वाली जगह पे ज्यादा से ज्यादा कैजुअलिटी करने के लिए वो ग्रेनेड फेंके। ज्यादा लोग देख के उसने ग्रेनेड को जो है फेंकने की बजाय उसने ग्रेनेड दूसरे तरीके से फेंक दिया। हालांकि उस समय उस जगह पे जो है डोडा जाने वाले लोग थे, अमृतसर जाने वाले थे, जालंधर जाने वाले थे, क्योंकि ये जो इंटरस्टेट बस अड्डा है यहाँ पे, और यहाँ पे जो है उस समय हर स्टेट को जाने वाले थे, इंटर डिस्ट्रिक्ट जाने वाली बसें तैयार थी और मैक्सिमम लोग थे उस समय। अगर ये कहीं ऊंची जगह से फेंकता या कहीं और जगह से फेंकता तो काफी कैजुअलिटीज हो सकती थी। जिस मकसद के लिए आया था उसमें ये कामयाब हो सकता था। राजू, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि क्या इसको किसी तरह से इंटेलिजेंस फेलियर के तौर पर भी देखा जा रहा है? क्योंकि हालांकि पुलिस की तरफ से ये कहा गया है कि पुलवामा के बाद हम लोग बहुत ज्यादा एक्टिव हैं और हर चीज को बहुत बारीकी से देख रहे हैं, अगर उसके बावजूद भी ऐसा कुछ हो जाता है तो सवाल तो खड़े होते हैं। देखिए, इंटेलिजेंस फेलियर नहीं इसे कहा जा सकता, क्योंकि पुलिस के पास जो है, सिक्योरिटी फोर्सेस के पास ऐसे इनपुट्स थे कि इस तरह के हमले जो है हो सकता था। लेकिन जो है कि हर जगह पे चूंकि इसमें रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और रिलीजियस प्लेसेस, भीड़ भाड़ वाले बाजार, सब इस इनपुट में शामिल थे। पर्टिकुलर इस जगह का नहीं था और ये इनपुट 2 दिन पहले आ चुके थे। लेकिन इसमें हम ये कह सकते हैं कि पुलिस के अलर्टनेस में जो बस स्टैंड के एरिया में जैसी होनी चाहिए थी वो, उसमें कमी जो है हम वो कह सकते हैं कि वो इसमें कमी इसमें आई है। इंटेलिजेंस फेलियर इसलिए नहीं क्योंकि इनके पास इनपुट था कि ऐसा हमला हो सकता है, कम्युनल टेंशन बनाने की कोशिश की जा सकती है और पूरी स्टेट को जो है डिस्टर्ब फिर से किया जा सकता है। इसलिए पुलिस की अलर्टनेस में जो है वो कमी रही जो बस स्टैंड एरिया में होती है। क्योंकि इससे पहले जितने भी अटैक हुए, ये तीसरा था, दोनों अटैक रात के समय में हुए, वहां पे उस समय मूवमेंट कम होती थी, तो इसलिए शायद जो है इस समय जो है लोगों की भीड़ देख के पुलिस, जाहिर सी बात है, इतना एक्टिव पुलिस को रहना चाहिए था, खासतौर पर अभी सिर्फ 21 दिन हुए हैं पुलवामा को, तो ऐसे में वो एक्टिवनेस देखने को नहीं मिली है और यही वजह है। और ये भी देखना चाहिए कि इस एरिया को इससे पहले भी 2 बार और टारगेट किया जा चुका है और ये तीसरी मर्तबा था। राजू, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। मैं लौटना चाहूंगी अपने गेस्ट के पास और तमाम हमारे साथ मेहमान बने हुए हैं और हमारे साथ बीजेपी के लीडर यासिर जिलानी साहब भी जुड़ गए। यासिर साहब, बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका। मेरा सवाल आपसे ही है, जिस तरह से अभी आप राजू को सुन रहे थे, हमारे रिपोर्टर को, और उनका सीधे तौर पर यह कहना है कि अगर यहाँ की बात करते हैं, इस बस स्टैंड की बात करते हैं, इंटर स्टेट बस स्टैंड है, वहां से और तमाम स्टेट्स के लोग भी जा रहे थे। इसमें ऐसा नहीं था सिर्फ जम्मू के लोग थे, कश्मीर के लोग भी थे वहां पर उस बस में, और जो जख्मी हुए उसमें कश्मीर के लोग भी हैं। ऐसे में क्या आपको नहीं लग रहा है कि अगर इंटेलिजेंस इनपुट्स थे और ऐसे वक्त में जब माहौल अभी भी सेंसिटिव पूरा बना हुआ है, बॉर्डर्स पर अभी भी तनाव है, थोड़ा और एक्टिव नहीं होना चाहिए था पुलिस को? क्योंकि 2 बार और इसी जगह को, इसी बस स्टैंड को टारगेट किया जा चुका है। देखिए, तो सबसे पहले मैं वहाँ की जो पुलिस प्रशासन है, मैं उनको बड़ा उनका खैर मकदम मुबारकबाद दूंगा, क्योंकि उन्होंने
7-8 घंटे में जो आतंकवादी है उसको पकड़ के सामने लाके लोगों को दिखा दिया, जनमानस के सामने, भारत के 1.25 अरब जनमानस के सामने उस आतंकवादी का चेहरा दिखाया। और जो बात आप कह रही हैं कि इंटेलिजेंस इनपुट की कमी है, इंटेलिजेंस इनपुट की कमी नहीं है। नहीं, मैंने आपसे कहा कि इंटेलिजेंस इनपुट थे, उसके बावजूद भी वहां पर जिस तरह की सिक्योरिटी होनी चाहिए थी वो सिक्योरिटी वहां पर सिक्योरिटी नहीं होती, और अगर आपके बीच में छिपे हुए गद्दार बैठे हुए हैं तो इंटेलिजेंस वहां फेल हो जाता है कई बार, क्योंकि आप अपनों पे, आप अपने भारत के रहने वाले लोगों पे यकीन करते हैं, लेकिन वो आपको पीछे से खंजर मारते हैं। और जो हमने पुलवामा वाले टाइम में भी देखा, वो भी कश्मीर का ही रहने वाला आतंकवादी था। नहीं आसिफ साहब, देखिए अगर आप इसको, अगर आंखें बंद करके आप ये कहेंगे कि कश्मीर में मिलिटेंसी नहीं है तो ये तो गलत है। आपको पता है कि कश्मीर को आप तमाम जो हिंदुस्तान के दूसरे हिस्से हैं उससे बिल्कुल अलग देखते हैं, अलग तरीके से देखते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है वहां की जिस तरह की मुश्किलात हैं वो बिल्कुल अलग तरह की हैं। अगर ऐसा नहीं है तो वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस के जो ऑपरेशन चल रहे हैं फिर क्यों चल रहे हैं? फिर वहां पर तो चल रहे हैं कि जो लोग हमारे बीच में बैठे हुए उनको उकसाने का काम करते हैं, उन्माद फैलाने का काम करते हैं, उनके दिमाग को फेर देते हैं, भारत की तरफ से एकदम उन्हें दुश्मन दिखाते हैं भारत को, तो उन लोगों को चिन्हित किया जा रहा है। लगातार आप पुलवामा के बाद देख रहे हैं जिस तरीके से ऑपरेशन करके, और अलगाववादी, खासकर जिस पे मेरा निशाना है कि अलगाववादी नेताओं को सेग्रीगेट करके जिस तरह से आइसोलेट करने का काम सरकार कर रही है, बौखलाहट है उनके अंदर। यासीन मलिक गिरफ्तार हो चुका है, 2-3 दिन के अंदर और भी जो 1-2 बड़े नाम है वो ऑलरेडी जेल भेज दिए जाएंगे। 150 से ज्यादा अलगाववादी नेताओं को गिरफ्तार किया है सरकार ने। ये बहुत मजबूत तरीके से काम हो रहा है, लेकिन उसके बाद भी इस तरह की अगर बात की जा रही है तो कहीं ना कहीं जो कुछ लोग हमारे बीच में बैठे हुए, छुपे हुए, वो भारत के सौहार्द को बिगाड़ना चाहते हैं, हमारे गंगा जमनी तहजीब को तोड़ना चाहते हैं। और वही लोग जो कश्मीर में पिछले 20 साल से शांति नहीं चाहते हैं, उन्हीं का ये काम है। लेकिन भारत की सेना, भारत का वहां कश्मीर का की प्रशासन और सरकार बहुत सतर्क है। लेकिन आप ये बताइए कि मुझे बताइए, पुलवामा के बाद जिस तरह से कश्मीर को अलग अलग जगह टारगेट किया गया, अभी तो कल ही का इंसिडेंट है, लखनऊ में जो हुआ उनके ऊपर कार्रवाई की गई है, लेकिन भगवा पहनकर अगर इस तरह की गुंडागर्दी की जाएगी, कश्मीरी जो बेचारे गरीब वहां पर बैठकर जो ड्राई फ्रूट्स और वो बेच रहे थे, आप सोचिए कितनी मजबूरी होगी, कश्मीर से चल के वो लखनऊ आए, वहां पर वो बैठ के ड्राई फ्रूट्स बेच रहे, सिर्फ इस वजह से वो कश्मीरी हैं, तो आप उनको टारगेट करेंगे, आप उनसे आइडेंटिटी कार्ड मांगेंगे। किसने हक दिया है उनको कि वो कश्मीरियों से आइडेंटिटी कार्ड मांगे? होते कौन है वो ऐसा करने वाले? नहीं तो उनका सबने खंडन किया है और उनको गिरफ्तार कर लिया पुलिस ने। वो फ्रिंज एलिमेंट है हमारे समाज के, ऐसे लोगों को हम समाज के अंदर रहने नहीं देंगे। सरकार ने क्लियर अपना रुख कर दिया, वहां की पुलिस ने 7-8 घंटे के अंदर वो जो लंपट वहां थे जिन्होंने ये हरकत करी, जो हिस्ट्री शीटर क्रिमिनल थे, आप क्रिमिनल को किसी भी चीज से किसी के साथ टैग नहीं कर सकते। सुबह से मैं सोशल मीडिया में और भी कई सारे चैनल पे ये सवाल मुझसे पूछा गया। मुझे हैरानी होती है कि अगर सरकार मजबूत नहीं होती तो वो चारों के चारों इस वक्त जेल के अंदर हैं, और आप यकीन करें कि उनको पुलिस बहुत सख्त से सख्त उनके ऊपर कार्रवाई हुई है। अगले 6 महीने तक वो छूटने नहीं जा रहे, और इस तरह के किसी भी फ्रिंज एलिमेंट को सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी जो बेकसूर या कहीं के भी हो, कश्मीर से हो या आसाम से हो या वो भारत के किसी भी कोने से हो। अगर उनके साथ आप अमानवीय हरकत करते हैं, कानून अपने हाथ में लेंगे तो सरकार आपके खिलाफ है, पुलिस अपनी कार्रवाई आपके ऊपर करेगी। मैं आपको श्योर करके जा रहा हूं। आगे भी अगर कुछ लोग इस तरह के मंसूबा पाल के रख रहे हैं, हाँ, अगर आप उनको कलर कुछ और देना चाहते हैं, उन्होंने कुर्ता का रंग अगर कुछ और पहना हुआ है तो आप कहीं और जोड़ सकते हैं। मैं देखिए आप बड़ी सहाफी हैं, मैं उसमें आपके ऊपर कोई सवाल नहीं उठाऊंगा। ये आजकल मीडिया में एक फैशन सा हो गया है कि आप किसी के ऊपर सवाल, अगर कोई बैनर तले, किसी के बैनर तले अगर ये करने की कोशिश की जा रही है, अगर किसी के बैनर तले अगर ये करने की कोशिश की जा रही है तो सवाल उठेगा। और दूसरी बात बैनर उनका है, वो अभी जुमा 8 दिन बनाया हुआ बैनर है, कोई रिकग्निशन नहीं है समाज के अंदर। लोग ये जरूर पूछेंगे कि हमेशा लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे को लेकर योगी हुकूमत आई थी, ऐसे में गुंडों के हौसले क्यों बुलंद है? चलिए, तमाम जगह पे देखिए ना, कश्मीर में भी जो पत्थरबाजी हो रही है वो किसी ना किसी के कहने पे हो रही है, किसी ना किसी बैनर के तले हो रही है, या यहां भी जिस तरीके की हमने देखा है जेएनयू से लेकर तमाम जगहों पे
अलीगढ़ तक कि क्या करते हैं लड़के, उस पर भी हम लोगों ने बहस करी है और जो गलत था उनको खंडन किया, तो उस पर भी रोक लगाने की जरूरत है। लेकिन समाज को अगर कोई ताना बाना बिखेरने की कोशिश करेगा, तोड़ने की कोशिश करेगा, ना सरकार बर्दाश्त करेगी ना वहां की पुलिस, क्योंकि जो लोग ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं वो दरअसल जो बाहरी ताकतें हैं उनके ही जो प्लान है, जो एजेंडा है, उसी को ही कामयाब कर रहे हैं। ये शायद उनकी समझ में नहीं आता। हम सवाल ये पूछ रहे हैं कि जम्मू में जिस तरह से ग्रेनेड फेंका गया है, क्या आप कश्मीर के बाद जम्मू को टारगेट किया जा रहा है? क्या वो वहां का जो आपसी सौहार्द है उसको बिगाड़ने की कोई कोशिश की जा रही है? क्या इसके पीछे कोई पॉलिटिकल एजेंडा भी हो सकता है? क्योंकि जिस तरह से अभी कश्मीर से पुलवामा के बाद जम्मू की तरफ ये अटेंशन डाइवर्ट करने की कोशिश की गई है, इससे कई तरह के इशारे जरूर मिल रहे हैं। हमारे साथ तमाम मेहमान बने हुए हैं। यासिर साहब, आपसे सवाल लूंगी और इसके बाद फिर और मेहमानों के पास जाऊंगी। क्या कोई पॉलिटिकल एजेंडा भी इसके पीछे आपको लगता है? क्योंकि हम ये देखें कि पुलवामा के बाद जम्मू में जिस तरह से कम्युनल टेंशन हुई तो लगा ये कि एक तरह से वहां पर कुछ टारगेट करने की कोशिश की जा रही है, कुछ आपसी जो भाईचारा है उसको बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। क्या ये भी इसी तरह की कोई कोशिश का एक हिस्सा हो सकता है, या आपको लगता है कि ये भी कोई इंटरनेशनल साजिश है? नहीं, कोई साजिश नहीं है। देखिए, हम लोग यकीनी तौर पे कह सकते हैं, मैं अपनी बात अपने संगठन की बात कहूंगा, हमारी जो सरकार इस वक्त है भारत के अंदर, वो विकास के ऊपर अपना चुनाव लड़ेगी। और अगर दूसरे लोगों को, रीजनल दल और कांग्रेस को ये लगता है कि उसके पास मुद्दा नहीं है, तो वो तरह तरह की बात कर रहे हैं। वो आज पिछले 1-1.5 महीने से जो मुद्दे उठाते हैं उनके अध्यक्ष कांग्रेस के, वो हिंदुस्तान के लोग देख रहे हैं। हमारे पास मुद्दा यह है कि हमारी अगर संप्रभुता, अस्मिता और अखंडता पे कोई प्रहार करेगा, कोई आंख उठा के देखेगा, चाहे वो हमारा ये मुल्क है आतंकवादियों से भरा हुआ पाकिस्तान या कोई भी हो, हम उसे छोड़ने नहीं जा रहे। हमारी सेना उसको नहीं बख्शेगी। वो सेना ने करके दिखाया है, एयरफोर्स के हमारे जवान ने करके दिखाया है। जिस तरीके से 1971 के बाद पाकिस्तान के टेरिटरी में घुस के जैशे मोहम्मद के बड़े कमांडर को मारा गया है, पूरी दुनिया ने देखा है, पूरी दुनिया इस बात को सराह रही है। और हम चुनाव 2019 में हमारा सिर्फ एक मुद्दा होगा, विकास। और हमने क्या पिछले 5 साल में किया है वही हम लोगों के बीच में लेके जा रहे हैं। और लोगों ने हमारे यहां काम शुरू भी कर दिया। हमारे संगठन के जो पूरे अलग अलग प्रांत के लोग हैं, अध्यक्ष हैं, हमारे महामंत्री हैं, वो लोगों के बीच में जाके बता रहे हैं। लेकिन कुछ भारत के अंदर लोग इस तरह से चाहते हैं कि यहां शांति का माहौल कभी बने नहीं। वो हमेशा से उनका एक इरादा रहा है अशांति रहे, क्योंकि अभी उनके पास ये समझ में नहीं आ रहा है कि उनको करना क्या है। उनके पास उनकी आपस में सहमति नहीं है। आप महागठबंधन की बात कर रहे थे, अभी तक जो बड़े दल हैं उनके साथ किसी भी दल का कोई बहुत ज्यादा तालमेल बनता दिख नहीं रहा है। तो इसलिए उन लोगों में घबराहट है और वो इस तरह की बात करके किसी भी इंटरनेशनल एजेंसी और एजेंडा हमें तय करने की जरूरत नहीं, क्योंकि भारत को दुनिया में इस वक्त दुनिया के बड़े बड़े मुल्क भारत की तरफ देख रहे हैं। इसलिए हम ना तो किसी से दबने जा रहे हैं ना किसी से झुकते हैं, चाहे वो अमेरिका हो चाहे चाइना हो, वो भी भारत की कूटनीति का लोहा मान चुका है। इसलिए हमें यकीन है भारत मजबूत है और भारत इस मजबूती को लेकर लोगों के बीच में 2019 में मेरा संगठन जाएगा, जो सरकार जिसकी सरकार है जी। और असली हम तभी मानेंगे मजबूती जब चाइना अगर अपने वीटो पावर का इस्तेमाल नहीं करता है मसूद अजहर को लेकर। अगर वो देखिए आतंकवादियों के साथ है तो दुनिया देख रही है कि कौन सा देश आतंकवादी के साथ खड़ा है। और मसूद अजहर दुर्दांत आतंकवादी दुनिया में सब लोग जानते, भारत में ही नहीं। अगर उसका कोई देश फेवर करे तो मुझे लगता है कि पूरी दुनिया को उसका बाइकॉट करना चाहिए। जाहिर सी बात है, देखना ये होगा कि कितनी अहमियत हिंदुस्तान को उस तरह से चाइना की तरफ से मिलती है, क्योंकि जिस तरह से वो पैसे बटोर रहा है बिजनेस करके हिंदुस्तान से, तो उसको ये भी देखने की जरूरत है कि वो कितनी कमाई यहां से कर रहा है और बोल वो कहां के बोल रहा है। एनपी सिंह साहब, क्या आपको लग रहा है कि जैश से अटेंशन डाइवर्ट करके हिजबुल की तरफ करने की कोशिश की तरह भी इसको आप देख रहे हैं कि आप ये देखें कि जैश की बात बहुत ज्यादा हो रही है, लेकिन वो यही बताने की कोशिश की जा रही है कि सिर्फ जैश ही नहीं बल्कि और भी इस तरह के जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी उसी तरह से एक्टिव हैं। और यही वजह रही कि आज जो पकड़ा गया है मिलिटेंट, वो जाहिर सी बात है उसने कहा है कि हिजबुल का जो कमांडर है उसने उससे कहा था ऐसा करने के लिए। बिल्कुल, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। ये एक उस कोशिश का भी हिस्सा हो सकता है। देखिए पाकिस्तान में क्या होता है, पाकिस्तान की स्थिति आज ऐसी बन गई है, वहां पे जो आतंकवादी संगठन हैं वो सिर्फ आतंकवादी संगठन तक ही सीमित नहीं रहे हैं। पहले उन्हें सेना आईएसआई ने अपने फायदे के लिए, अपने बिहाफ पे प्रॉक्सी वार में यूज करने के लिए, इंडिया को डिस्टेबलाइज करने के लिए उन्हें यूज किया। लेकिन उन्होंने अपना एक और ऐसा नेटवर्क बना लिया है कि उसके साथ काफी लोग और जुड़ चुके हैं।
जितने भी गरीब नवयुवक यंग बच्चे, वो शुरू से उनका ब्रेन वॉश करके उन्हें वीडियो दिखा के उन्हें इस डायरेक्शन में मोड़ते आए हैं। और अब जब जैस इतना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उसकी इतनी बदनामी हो चुकी है, इतने संगठन गवर्नमेंट पे इतना प्रेशर है वहां की, तो वो चाहते हैं कि बिल्कुल सही बात है कि जैस का नाम हटा के थोड़ा दूसरे दिखाएं, वो दिखाना चाहते हैं अपनी तरफ से कि यहाँ पे और भी हैं। ये उनके एजेंडे के तहत हो सकता है, इसमें कोई किसी तरह की दो राय नहीं है। और इसीलिए जो अंजाम दिया उन्होंने, अब कोई जैस ऑन करने के लिए तैयार नहीं। उस दिन तो बहुत उससे खोल के कह दिया था कि हमने किया है, हम करते हैं, उससे पहले कहते रहते थे। लेकिन बिल्कुल डाइवर्जन की भी टैक्टिक्स ही हो सकती है। बिल्कुल। और अनुराग जी, आप ये भी देखिए कि लगातार हम पाकिस्तान की अगर हम बात करते हैं तो उसने कहा कि उसने 44 जो हैं जैश के जो टेररिस्ट थे उनको लेकर कार्रवाई की है। अब वो अपनी बात से जो है वो पलटता हुआ नजर आ रहा है, उनको और तरह तरह के नाम दे रहा है, क्योंकि आर्मी के जो स्पोक्स पर्सन है पाकिस्तान के, वो सामने आए, उन्होंने कहा कि नहीं, जैश की इस तरह से कोई गिरफ्तारी की ही नहीं गई है और कोई जैश उस तरह से एक्टिव है ही नहीं। तो आप देखिए, एक तरफ कार्रवाई करते हैं और दूसरी तरफ फिर इस तरह की बात उनकी तरफ से कही जाती है। एक तरफ आप दुनिया को दिखाते हैं, दिखावा करते हैं कि आपने कार्रवाई की, और फिर आप ही की आर्मी के स्पोक्स पर्सन आकर उसको बिल्कुल दूसरी तरह की बात आके कह देते हैं। तो ये किस तरह की कार्रवाई है? ये तो जाहिर सी बात है, अगर दबाव में भी किया गया तो सिर्फ दिखावा है। देखिए, पाकिस्तान ने ये पहली बार उनको जो है बैन नहीं किया, पहले भी किया, लेकिन ये सब सिर्फ आई वॉश है, दुनिया को दिखाने के लिए है। हालांकि इस बार जो पहले दबाव रहा है और इस बार का जो दबाव है वो डिफरेंट है। इस बार जो वर्ल्ड कम्युनिटी का दबाव है वो काफी हद तक आर्थिक है। इसमें इससे जो इम्प्लीकेशंस होंगे इकोनॉमिक, वो इनको बहुत भारी पड़ने वाले हैं। लेकिन नंबर 2 अगर आप देखें तो जो पाकिस्तान के आर्मी का जो पूरा बेस रहा है वो इसी छद्म युद्ध पे रहा है, इसी प्रॉक्सी वॉर पे रहा है, कि वो ट्रेडिशनल वॉर छोड़ के एकदम प्रॉक्सी वॉर पे आ चुका है। और ये सब जो संगठन है वो इतने ज्यादा शक्तिशाली हो चुके हैं कि इनको ओवरनाइट टेम करना उनके लिए भी पॉसिबल नहीं है। अगर पॉसिबल होता तो ये लोग भी शायद इनको इतना शक्तिशाली नहीं होने देते। लेकिन अब वो चूंकि बहुत शक्तिशाली हो चुके हैं तो उनको भी किसी तरह से कंट्रोल में करके और विश्व को दिखा के हम कार्रवाई कर रहे हैं, और कुछ कंफ्यूजन फैला के किसी तरह से वो लोग ये चाह रहे हैं कि समय निकलता जाए और हम इससे किसी तरह से बाहर आ जाए। और ये जो हमारी पिछले 30-40 साल से जो छद्म युद्ध की जो नीति रही है वो हम आके भी लेके जाते रहे जी। और क्या आपको लग रहा है प्रोफेसर देवराज की FATF की जो है अब मीटिंग कुछ ही दिनों के बाद फिर से होने वाली है? ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान को ने उसको रखा हुआ है लगातार। पाकिस्तान की कोशिश है कि वो ग्रे लिस्ट से बाहर निकले, हिंदुस्तान की कोशिश है कि उसे ब्लैक लिस्ट में डाला जाए। क्या आपको लगता है कि ये तमाम जो कार्रवाई की जा रही है पाकिस्तान की तरफ से, ये उसका एजेंडा उसके तहत भी है? क्योंकि ये साफ तौर पर कहा गया है FATF की तरफ से कि अगर आप कार्रवाई नहीं करेंगे इस बार तो आपको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा, क्योंकि उसकी तमाम कोशिश है कि उसे ग्रे लिस्ट से निकाला जाए। क्योंकि जिस तरह की उसकी फिलहाल इकोनॉमिक कंडीशन है और जिस कगार पर वो आकर खड़ा हो गया है, अगर अब उसने आगे अपनी इकोनॉमी को मजबूत नहीं किया तो उसकी हालत और बहुत खराब हो जाएगी। देखिए, ये बात स्वाभाविक है कि पाकिस्तान को जिस तरह से लिस्ट में UN में भी डाल दिया जो जैसे मोहम्मद जी से, तो इससे क्या हो रहा है कि जो पाकिस्तान को अगर ये इस तरह की एक्टिविटी करता रहा तो इसको और मुश्किल में ही जाना होगा। अगर इसको उस स्थिति से बाहर निकलना है तो इसे बिल्कुल अपने को शांतिपूर्ण तरीके से उस पॉलिसी में आना होगा। अभी तक जो इसकी पॉलिसी रही है कि आतंकवादियों के साथ भी लेके चल रहा है, अपने साथ भी करता है, दोनों मिलजुल कर ये जो अब तक की रणनीति इन्होंने बनाई है इन्हें अलग अलग करना होगा। इसी की नाक में दम करेंगे ये लोग, जैसे अफगानिस्तान में हुआ। तो ये लोग जैसे पाले जा रहे हैं इनके द्वारा, इनको ही ये आगे खाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब इनकी बात इनको अरेस्ट की बात कराएगी, अभी जैसे पाकिस्तान आर्मी के जो कुछ अधिकारी थे जिन्होंने कहा था कि अभी जो जैसे मोहम्मद के जो चीफ हैं उनको अभी उनकी हेल्थ ठीक नहीं है, तो हम अभी नहीं है। फॉरेन मिनिस्टर है पाकिस्तान के, फॉरेन मिनिस्टर ने बोला है, उन्होंने उससे वो एक्सेप्ट कर लिया कि ये लोग यहाँ पर हैं। पहले तो यही कह रहे थे कि यहाँ पर है नहीं। तो इनकी जो पॉलिसी है, इन लोगों के साथ जो तालमेल है, वो जब तक खत्म नहीं होगी तब तक वर्ल्ड बिरादरी में पाकिस्तान को क्लीन चिट नहीं मिलने वाली है। तो क्लीन चिट जब भी मिलेगी जब अपनी जो नापाक इरादे हैं इनसे
जिलानी साहब, हम एक तरफ कहते हैं कि हम पाकिस्तान से तमाम अपने जो है रिश्ते जो है वो खत्म कर रहे हैं, हमने उसको मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दिया था, वो उससे छीन लिया, कारोबार दोनों तरफा जो है वो काफी हद तक हम कहते हैं एक तरह से खत्म हो गया है, और जिस तरह की ड्यूटीज लगा दी गई हैं, जाहिर सी बात है कि अब वो कारोबार आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन दूसरी तरफ हम करतारपुर कॉरिडोर जो बन रहा है उसको लेकर हम वहां से उनके साथ मीटिंग करने जा रहे हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि क्या वाकई में आपको लगता है कि ये वक्त है जब इस तरह से बातचीत उनकी तरफ उनके साथ आगे बढ़ाई जाए, या हर किस्म का जो डिप्लोमेटिक रिश्ता है उनसे अब खत्म करने की जरूरत है? देखिए, भारतीय संस्कृति में हमारे यहाँ वसुदेव कुटुंबकम को सबसे ऊपर रखा गया, पूरे विश्व इस बात को जानता है। आप इसका पूरा का पूरा इतिहास पाकिस्तान के साथ देखेंगे कि हमने हमेशा से कोशिश ये करी कि एक अच्छे पड़ोसी, मैं तो पड़ोसी इसलिए नहीं मानता हूं क्योंकि पड़ोसी वो नहीं हो सकते, हमसे अलग हुए हैं, लेकिन हमारी सरकारों ने हमेशा कोशिश की। आप उठा के देख लें, चाहे वो करगिल जब हमें मिला था, चाहे वो हमें 65 नहीं, वो तो हमने हमेशा कोशिश की है, लेकिन हमें धोखा ही मिला है हमेशा से उन्होंने धोखा दिया। देखिए, उन्होंने उनकी जो मेरे पास अभी एक लिस्ट है, आपको मैं बताऊं, ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी इस्लामाबाद की है, उसके अंदर इन्होंने पहले मना किया कि हमारे यहाँ तो जैश ए मोहम्मद और इसका कोई लेना देना नहीं। इनकी जो 40 ऑर्गेनाइजेशन की लिस्ट इन्होंने दी है, उसमें तीसरे नंबर पे जैश ए मोहम्मद है, लश्कर ए तैयबा है, जो वहां की मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के देख रेख में सारी उनकी कार्रवाई और उनके कार्य को निपटाया जाता है और करा जाता है। तो ये हमेशा से झूठ बोलते आए। देखिए, उनके पास आप बहुत नजदीक से आपने उन पे रिसर्च किया होगा, पाकिस्तान हम लोगों ने भी देखा पढ़ा है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर खुद इंटरनल इतनी प्रॉब्लम है। बलूचिस्तान में आप देख रहे हो कि क्या हो रहा है, यहाँ पुलवामा होने के बाद आप यकीन नहीं करोगे, चिकोटी, खैबर पख्तून, बालाकोट की जो लोकल अवाम है वो इनके खिलाफ आके बात करने लगी। लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया कि करतारपुर कॉरिडोर को लेकर हम उनसे बातचीत क्यों कर रहे हैं? कोशिश करी क्योंकि एक वो धर्म से जुड़ा हुआ मामला, एक धार्मिक स्थल है जिससे बहुत बड़े एक हमारी कम्युनिटी जो सिख कम्युनिटी है उसकी आस्था का सवाल है वहां पे। तो कोशिश करी, वोट का सवाल भी कोशिश करी गई। नहीं, वोट का सवाल हम कहां, इसमें वोट तो कहीं कोई देख ही नहीं रहा है। जो पार्टियां इसमें भी वोट देखेंगी, देखिए 2019 बिल्कुल सामने है, और 2019 में जो लोग ये राजनीति कर रहे हैं उनको जनता बहुत समझदार है। जो हमारी 1.25 अरब जनमानस है ना, वो देख रही है कि कौन एग्जैक्टली क्या कर रहा है, भारत के लिए कौन सोच रहा है, भारत को कौन मजबूत बना रहा है, भारत में किस तरीके से पिछले 5 साल में इस सरकार ने हमारे प्रधानमंत्री के अंडर काम किया है, वो सारा का सारा आकलन 2019 में हो जाएगा। घबराने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर इलेक्शन का नोटिफिकेशन आ जाएगा, हम उस पर लगातार आपके साथ चर्चा करेंगे। लेकिन इस वक्त देखिए जो सिचुएशन है, कहा तो ये जाता है ना, कहा तो ये जा रहा है जी, कहा तो ये जा रहा है ना जिलानी साहब की किसी भी तरह की बातचीत जो है अब पाकिस्तान के साथ नहीं होगी, आपकी तरफ से कहा जा रहा है बार बार। तो फिर ये दो तरफा चीजें क्यों? एक तरफ आप बातचीत कर रहे हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि कोई बातचीत नहीं होगी। एक तरफ आप कहते हैं कि उन्होंने समझौता एक्सप्रेस बंद कर दी, हमारी तरफ से अभी भी चल रही है। तो ये किस तरह की दोहरी नीति, किस तरह की? दोहरी नीति नहीं। देखिए, जब हमारे लोगों को वो हलाक करेंगे, हमारी धरती पे आके नापाक हरकत करेंगे, हम कब तक बर्दाश्त करेंगे? यही तो मैं कह रही हूं, बताइए। यही तो मेरा आपसे कहना है। आज भी देखिए, इतने संजीदगी के माहौल में भी उन्होंने माहौल को खराब करने की कोशिश करी, और जम्मू में ग्रेनेड फेंकवा एक्सेप्ट करिए कि बातचीत भी जारी रहेगी। आप ये एक्सेप्ट करिए कि बिना बातचीत के फिर मसला हल नहीं होगा। आपको ये कहना होगा कि कार्रवाई भी होगी साथ साथ बातचीत भी होगी। ये बात जब आप कहेंगे तो फिर आपसे सवाल नहीं पूछे जाएंगे। पहला सवाल आपने पूछा, हमने कहा हमारे ऊपर जब भी जो आंख उठा के देखेगा, हमारी सेना उसकी आंख निकाल के लेके आएगी, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन ये अभी इस वक्त ये चर्चा करने की जरूरत नहीं है कि हम क्या करने जा रहे हैं, हमारी क्या कूटनीति, हमारी क्या विदेश नीति, हमारी रणनीति क्या बन रही। हमें इस वक्त हमारे जवानों को हलाक करने वाले, हमारे पीछे से खंजर घोंपने वालों को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हमारी कोशिश है, जिस तरीके से पूरी दुनिया देख रही है कि हमने पाकिस्तान को अलग थलग कर दिया, राष्ट्र अध्यक्षों से मिलकर जो हमारे वजीर आजम ने एक कूटनीति तैयार करी, वो भी दुनिया देख रही है। जितने भी हैं, आप चाहे फ्रांस को ले लो, चाहे अमेरिका को ले लो, चाहे आप ईरान तक ले लो, आज पाकिस्तान के खिलाफ है। अफगानिस्तान जो उसका अपना पड़ोसी मुल्क है, वो उसके खिलाफ है। तो ये हमारी कूटनीति की जीत है। और इसी तरीके से जब वो बिल्कुल आइसोलेट हो जाएगा तो उसे एहसास हो जाएगा, वहां की जनता जब वहां की सरकार के खिलाफ आ जाएगी
तो उसे एहसास हो जाएगा कि वो किस देश के खिलाफ इस तरह की साजिश रच रहा है, जिसने हमेशा से अपने आप को बड़ा बन के उसको संभालने की कोशिश या उनको किसी तरीके से कोई प्रॉब्लम ना आए उसकी कोशिश करिए। उस देश के खिलाफ अगर आप साजिश रचेंगे, गद्दारी करेंगे, तो उसका अंजाम बहुत खतरनाक होगा, जो उनके सामने तो जाहिर सी बात है, पाकिस्तान तो हमेशा से करता रहा है, लेकिन हिंदुस्तान को अभी सोचने की जरूरत है कि क्या वाकई में बातचीत के रास्ते से भी कोई हल निकाला जाएगा? क्या दो तरफा चीजें करके ही हल निकाला जा सकता है? क्योंकि आप अपना पड़ोसी नहीं बदल सकते हैं, ये हकीकत है और इसे एक्सेप्ट करना बेहद जरूरी है। अब ये देखना यह है कि आप पड़ोसी से किस तरह से अपने रिश्ते हमवार कर सकते हैं, क्योंकि हमारी लड़ाई किसी मुल्क के खिलाफ, किसी मुल्क के आवाम के खिलाफ नहीं है। हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ दहशतगर्दी के खिलाफ है। लगातार जम्मू में आज जिस तरह का एक दर्दनाक हादसा हुआ है, जो ग्रेनेड हमला किया गया है, हादसा नहीं जो हमला हुआ है, उसमें अब तक एक शख्स की मौत हो गई है, बड़ी तादाद में लोग जख्मी हैं और कई की हालत इसमें नाजुक बताई जा रही है। ऐसे वक्त में जब पुलवामा हुआ है, उसके 21 दिन के बाद कश्मीर से क्या अटेंशन जम्मू डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है? क्या जैश से हिजबुल की तरफ क्या इसको डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है? क्या एक्सटर्नल जिस तरह से हम एक तरह से प्रेशर बनाया जा रहा है, उसको इंटरनल पॉलिटिक्स में डाइवर्ट करने की क्या ये कोशिश की जा रही है? ये तमाम सवाल अब उठ रहे हैं। आपको क्या लग रहा है अनुराग जी? लगातार हम ये सवाल तो पूछ रहे हैं कि किस तरह से पाकिस्तान से डील किया जाए। क्या आपको इसमें भी पाकिस्तान की साजिश लग रही है? और क्या पाकिस्तान की ये कोशिश है कि कश्मीर से जम्मू की तरफ इसको डाइवर्ट किया जाए और जिस तरह से उसके ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है, अब ये देखा जाए कि आपके खुद के मुल्क में क्या हो रहा है? देखिए, पाकिस्तान इस समय, ये बहुत सालों की बात रही, पाकिस्तान ने अपने विकास या अपने जो आगे बढ़ने के जो भी रास्ते होते हैं उनको छोड़ के वो अपने पड़ोसी मुल्क के रास्ते कैसे बंद किए जाएं, उस पे वो लगा रहा। तो उसका नतीजा जो 30-40 साल में उसके सामने आ गया कि उनकी इकॉनमी टोटल खत्म हो चुकी है। उनके पास आज कुछ भी नहीं है कि वो, तो अब वो सिर्फ अपने जो यंगस्टर्स हैं, अपने यूथ हैं, उनको सिर्फ ये जिहाद का एक लॉलीपॉप देके उनको बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम तो एक नोबल कॉज के लिए काम कर रहे हो। और जो भी है, क्योंकि शिक्षा नहीं है तो वहां पे इस चीज की समझ भी नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं और क्या उन्हें करना चाहिए। अब क्या हुआ है कि जैसे ये, आप अगर पाकिस्तान का इसमें हाथ को कैसे इग्नोर किया जा सकता है कि जब उस लड़के को, जो भी उनके आका है वो तो पाकिस्तान में जो बैठे हैं, उसके अलावा जो यहाँ पे उनके पास बम कहां से आ रहे हैं, उनके पास जो असलहा है वो कहां से आ रहा है, वो तो वहीं से आ रहा है ना। और तो कोई यहाँ पे तो कहीं होम ग्रोन तो कुछ है नहीं ना कि उन्होंने कुछ भी कर लिया हो। तो जो हथियार आ रहे हैं, जो मोटिवेशन आ रहा है, वो तो वहीं से आ रहा है। तो उसमें पाकिस्तान के रोल को तो आप कहीं से इग्नोर कर ही नहीं सकते। और नंबर 2, जिस तरह से घाटी में इस समय बहुत बुरी तरह सिक्योरिटी है, इन्होंने अपना फोकस हटाना था। ये आज की बात नहीं है, पहले भी मुझे याद पड़ता है, ऐसे भी कई बार हुआ था कि ऐसी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स आई थी कि, और ये पब्लिक में, मतलब ये मीडिया में भी आई थी कि अब फोकस कश्मीर से निकाल के देश के बाकी हिस्सों में भी लेके जाना है। बहुत पुरानी बातें हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा सफल नहीं हुई। तो इस तरह से इस समय भी हो सकता है कि कश्मीर वैली में इस समय बहुत ज्यादा सिक्योरिटी फोर्सेस है, बहुत ज्यादा अटेंशन है पूरा, तो यहां से बाहर निकलो जी। प्लस चुनाव का टाइम है, यहाँ की जो सोशल फैब्रिक है उसे खराब करो, कि जो सांप्रदायिक सौहार्द है उसको कहीं से ना कहीं से जो है बिगाड़ो, जिससे आपस में ही लड़के नुकसान हो जाए जी। लेकिन लग नहीं रहा है कि वो अपनी इसी किसी तरह की चाल में जो है वो कामयाब हो रहे हैं। कुछ शरारती, मैं कह सकती हूँ अनासिर हैं, तत्व हैं, जो इस तरह की हरकतें करने की कोशिश कर रहे हैं लगातार। जिस तरह से कश्मीरियों को अलग अलग जगह पर निशाना बनाया जा रहा है, क्या आपको लग रहा है देवराज जी कि ये एक बदले के तहत भी की गई कोई बात हो सकती है, जिस तरह से कश्मीरियों को टारगेट किया जा रहा है? क्या इस तरह की कोई बात हो सकती है? हालांकि अभी उसे इंटेरोगेट किया जाएगा, उस मिलिटेंट को जिसको पकड़ा गया है, उससे पूछा जाएगा कि आखिर इसके पीछे का मकसद उसका क्या था। देखिए, ये तो उसकी रिपोर्ट बताएगी जैसे पूछताछ के दौरान। लेकिन जहां तक मैं जहां तक समझ रहा हूं कि इसको डाइवर्ट किया गया है, जम्मू की तरफ लाया जा रहा है। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर भी आतंकवादी संगठन इन्वॉल्व है, इंडिया में भी है। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान से ही सारी चीज आ रही है। अब क्या है कि यहीं के लोगों को तैयार किया जाता है, यहीं के लोगों को बम बनाने की प्रशिक्षण दिया जाता है, तैयार किया जाता है, और वो उन्हीं लेकर वहां पर फिर उनको मानव बम के रूप में तैयार कर रहे हैं लोग। तो उसी कड़ी में ये एक मैं इसे उसी तरह का एक डेवलपमेंट मान रहा हूँ। तो
ये जो वहां से बढ़कर दूसरा एंट्री भी हो सकती है वहां से पाकिस्तान से, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि जो एंट्री सिक्योरिटी इतनी टाइट है कि वो लोग नहीं आ रहे, तो इधर डाइवर्ट होगा तो इधर लोग आएंगे, तो वहां से फिर इनको कुछ मौका मिले एंट्री करने का भी, अपने लोगों को फिर भेजने का, तो इस तरह से क्या एनपी सिंह साहब आपको भी लग रहा है कि क्योंकि इन्फिल्ट्रेशन जो है वो जाहिर सी बात है, सिक्योरिटी पूरे बॉर्डर्स पे तमाम जगह बहुत ज्यादा टाइट है, इसकी ये हो सकता है कि जम्मू के रास्ते से इन्फिल्ट्रेशन जो है वो कराने की कोशिश की जा रही हो पाकिस्तान की तरफ से, क्योंकि जिस बस स्टैंड को टारगेट किया गया है वो बॉर्डर का बस स्टैंड है। जी बिल्कुल ऐसा है कि पिछले कई सालों में आपने देखा होगा कि अगर 5-10 साल पीछे जाएं तो बीच बीच में जितने भी आतंकवादी संगठन हैं, इनका उद्देश्य होता था कि देश में एक तरह से अफरा तफरी और सौहार्द को बिगाड़ना। आपने देखा होगा अलग अलग जगहों में देश में लगभग सभी हिस्सों में ऐसा कभी ना कभी हो जाता था, और शायद हमारे देश की इंटरनल सिक्योरिटी में काफी एनहेंसमेंट का ही रिजल्ट है कि मोर और लेस काफी लंबे टाइम से देश में कहीं कोई वो कर नहीं पाए सफल। प्लानिंग हुई है, पकड़े गए हैं, डिटेक्ट हुए हैं, इंटेलिजेंस इनपुट भी मिले हैं, और पुलिस काफी सतर्क रही। ओवरऑल जो इंटरनल सिक्योरिटी सिनेरियो रहा है देश में, उसमें बहुत एनहेंसमेंट हुआ है। जो ये अब कोशिश कर रहे हैं, इन्होंने कोशिश और भी की है और दूसरे रास्तों से भी की है इनफैक्ट। और बहुत बार आपने देखा होगा कि एक नाव 2014 दिसंबर 31 को पूरा एक्सप्लोजिव से भरी हुई गुजरात में उधर पहुंच गई थी, बिल्कुल जी उसे भी नष्ट कर दिया गया था। और नेवी अभी भी लगातार ये कह रही है कि समुद्र के रास्ते, पानी के रास्ते भी एक बड़ी साजिश को अंजाम दिया जा सकता है। इस तरह के इनपुट्स लगातार नेवी की तरफ से दिए जा रहे हैं। हमारे जो इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन हैं, हम भी काफी एडवांस हैं आज की डेट में, पहले की तुलना में लगातार एनहेंसमेंट होता जा रहा है। इनपुट्स हैं और वहां से भी कोशिशें करने की ट्राई की जा रही है, लोगों को ट्रेन किया जा रहा है, क्योंकि वहां बहुत एक्सपर्ट चाहिए वहां ट्रेनिंग के लिए, सी के रूट से करने के लिए, और वो भी बिना उनकी नेवी के संभव नहीं है। तो वो इनपुट्स हैं, वहां पे हम पूरी तरह से अलर्ट हैं, और यहाँ पे हर तरफ अलर्टनेस है। ठीक है, इतने बड़े देश में थोड़ा बहुत कुछ हो सकता है जी, फिर भी ये हमें और मौका देता है कि हम फर्दर अपनी अलर्टनेस को और बढ़ाएं, स्पेशली पुलिस लेवल पे। शायद इंटेलिजेंस इनपुट्स, एनटीआरओ और जो हमारे जो दूसरे इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन से बहुत इफेक्टिवली काम कर रहे हैं। इनफैक्ट उसी का नतीजा रहा है। लोग अब ये सवाल पूछ रहे हैं कि पहले पुलवामा हमला हुआ, उसके बाद हमने एयर स्ट्राइक की, उसके बाद हमारा जो पायलट है, फिर पाकिस्तान की तरफ से जिस भी तरह की कोशिश की गई उन्होंने करने की कोशिश की। अभिनंदन को उन्होंने, हमारे पायलट को पकड़ा उन्होंने, फिर उसके बाद छोड़ दिया। हमारे दबाव के तहत डिप्लोमेटिक हमने जिस तरह का प्रेशर बनाया, लेकिन लोग अब ये सवाल पूछ रहे हैं कि व्हाट इज नेक्स्ट, अब हिंदुस्तान की तरफ से क्या किया जाएगा? क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि बस ये कार्रवाई बढ़ती, इसको खत्म कर दिया गया और अब यहीं इस मामले को यहीं पर ठंडा कर देते हैं। लोगों का अब ये पूछना है कि अब टेररिज्म को लेकर जो हम आर पार की लड़ाई की बात बार बार करते हैं, वो आर पार की लड़ाई की बात अब आगे किस तरह से बढ़ेगी? देखिए, दहशतगर्दी को लेकर जिस तरीके से काम आप अभी हमारे पैनलिस्ट ने बहुत अच्छी बात कही, मुझे भी ध्यान ये आया कि पिछले 5 साल की सरकार में अगर आप कश्मीर को छोड़ दें और एक आध बार असम, जो वो भी बॉर्डर के इलाके के पास, इस तरह की हरकत की गई आतंकवादियों के द्वारा, नहीं तो पूरे हिंदुस्तान में बिल्कुल शांति का माहौल रहा है। इसका मतलब कि हमारी इंटेलिजेंस जो इनपुट आती है वो बहुत मजबूती से हमारी सरकार, हमारे सेना के जो जवान हैं या जो हमारी सेना है वो काम कर रही है। ये भी आंकड़ा है कि सबसे ज्यादा सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान भी इसी हुकूमत के दौरे इख्तिदार मारे भी गए हैं। कश्मीर में देखिए इस तरह का माहौल जब मैंने बार बार क्यों कहा कि अगर आप धोखे से, झाड़ी के अंदर से छिपे हुए गद्दार अगर निकल के आके जो अपने आसपास ही रहते हैं तो आप उनको पहचानना बहुत मुश्किल हो जाता है। हम जब भी कभी किसी के सामने हमें झुकने की एक नौबत आई है, छोटी सी भी, तो गद्दारों की वजह से आई है। अगर हम लोग खुद ठीक हो जाएं, हमारे यहाँ देखिए हम अपने शौर्य पे, हम अपने सेना के अदम्य साहस पे भी सवाल उठाने में देर नहीं करते, क्योंकि हमें लोग ये कह देते हैं कि हमारे पास अभिव्यक्ति की आजादी है। लेकिन आप देखें कि आप सिर्फ इस पुलवामा के बाद देखें, जिस तरह की बात आई है और जिस तरह के सवाल अभी आप
उन्हीं के संदर्भ में कह रही हैं, पूछ रही हैं, तो आप देखिए ना कैसे उनकी हिम्मत है इस तरह के सिचुएशन में भी आप मौजूदा सरकार के ऊपर या सेना के ऊपर से दिया जाता है। कैसे दिया जाता है? क्या दिया जाता है? देखिए, अमित शाह कहते हैं याद नहीं है? नहीं, क्या कसाब का पूरा आतंकवाद आपको याद नहीं है कि बॉम्बे में सैकड़ों लोग मार दिए गए, उसके बाद उसको बैठ के बिरयानी खिलाई उस वक्त की सरकार ने, और कब जाके उसका फैसला हुआ? अब वो सरकार नहीं, ये सरकार बहुत मजबूती से जिलानी साहब जब आप पॉलिटिक्स करते हैं इस पूरे मामले को लेकर और जब फिर दूसरे करते हैं तो फिर आप में और उनमें कोई फर्क नहीं रह जाता है। आप इस पूरे मामले को लेकर पॉलिटिक्स आपकी तरफ से भी खूब की गई है, खूब जमकर की गई है। आपके तमाम लीडर जो है सामने आके अलग अलग तरह के बयान आपकी तरफ से भी खूब दिए गए हैं। तो आप ये देखें कि अगर देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊं कि हमारे जो संगठन को और सरकार को एक तरफ से आके खड़े हुए, संगठन अपना कार्य तो करेगा ना, उसने भी तो जो 5 साल में हमारी सरकार ने काम किया है, संगठन के नेता उसके बारे में आके बयान करेंगे। जो सेना ने किया है आप उसका ड्यू क्रेडिट तो उसे ही देंगे ना। अदम्य साहस और शौर्य के ऊपर हम चर्चा नहीं करें, ये बताइए। जो सेना ने काम किया है और हमने जब सेना ने काम किया तब हमने ऐसा नहीं है कि उनके लिए कोई नेगेटिव बात करी, चाहे वो 71 का मामला हो, 65 का हो या 99 का मामला, तो आप उसमें राजनीति करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। चलिए, मेरे पास वक्त की कमी है, लेकिन लग ही रहा है कि आगे आने वाले वक्त में 2019 का इलेक्शन किस तरह से लड़ा जाएगा और किस मुद्दे पर लड़ा जाएगा, बिल्कुल आईने की तरह बिल्कुल साफ है। जो आपके और हमारे मुद्दे हैं वो तो कहीं साइडलाइन हो गए हैं, नेशनलिज्म का और ये तमाम जो मुद्दे हैं वो सबसे ऊपर है, बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। और आगे पॉलिटिक्स किस तरह से होगी 2019 में, ये भी बिल्कुल साफ है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का इस बहस का हिस्सा बनने के लिए।